नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। और आज का जो वीडियो या सेशन जो है वो रहेगा ख़ास तौर से आप लोगों को किस प्रकार से मोटिवेट किया जा सकता है, या फिर मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर मेरे यहाँ तक का सफ़र, जैसे अपन कहेंगे स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान का सफ़र, तो इतना लंबा जो सफ़र था वो कैसे पहुँचा, या ऐसा सफ़र जो है वो कैसा रहा, मेरी क्या क्वालिफ़िकेशंस है। ये सभी चीज़ें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इस प्रकार के कमेंट्स आप लोग करते भी होंगे कि सर एक तो क्वालिफ़िकेशंस आपकी, और एक दूसरा आप लोग पूछते रहते हो कि सर आप लोग आज यहाँ पे स्कूल व्याख्याता जो हैं वो कैसे बने, इससे पहले कौन सी जॉब थी, उस जॉब को क्यों छोड़ा, या कैसे क्या रहा, वो सभी चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है किसी स्टूडेंट को मोटिवेशन मिले और वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके। अपन सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको क्वालिफ़िकेशंस के ऊपर ले चलता हूं अपना। क्वालिफ़िकेशन, ठीक है ना। क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले अपन देखेंगे कि बीएससी जो है वो नॉर्मल है। यहाँ पे अपन देखेंगे बीएससी जो है उसके अंदर नॉर्मल बीएससी है, उसके अंदर सब्जेक्ट जो थी एक बॉटनी थी, जूलॉजी थी, इसके अलावा बायोटेक। मतलब यहाँ पे जो है वो केमिस्ट्री मैंने छोड़ रखी थी। इसके बाद में एमएससी की बारी आई, तो एमएससी जो है वो हमने की। यहाँ पे एमएससी जो है वो एमएससी रही है। सबसे पहले जो एमएससी की थी यहाँ से उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से कैंपस से की थी, जो मैंने की थी बायो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जो है वो एमएससी की थी। एमएससी करते ही एमएससी के बाद में नेट क्वालिफाई किया, किसके अंदर, लाइफ साइंस के अंदर, ठीक है, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस के अंदर नेट क्वालिफाई किया। उसी के साथ में यहाँ पे जेआरएफ किया लाइफ साइंस के अंदर, CSIR जेआरएफ। उसके बाद में डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाई किए, ठीक है। यहाँ तक का सफ़र था कि 2 साल का गैप आ गया था। 2 साल का जो गैप आया था, इस दौरान मैंने नेट जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ ये सब क्वालिफाई कर लिया था, स्टार्टिंग की, ठीक है। अब इसी दौरान मैंने जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी, जिसमें से ख़ास तौर से IISc बेंगलोर, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेंगलोर के अंदर है। इसके अंदर पीएचडी का जो एंट्रेंस टेस्ट है नेशनल लेवल का होता है, मैंने वो क्वालिफाई किया, वहाँ पे इंटरव्यू दिया। हालांकि पीएचडी में नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी अच्छा लेवल का जो है वो टेस्ट होता है। ये जिन्होंने दिया होगा उनको आइडिया भी होगा कि किस लेवल का टेस्ट है। इसलिए दूसरी चीज़ मैंने दूसरा जो देखा था, दूसरा जो टेस्ट है वो दिया था मैंने पीएचडी के लिए, किसका, JNU दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उसका पीएचडी का एंट्रेंस दिया, वो भी क्वालिफाई हो गया। लेकिन इंटरव्यू के अंदर नहीं हुआ। यहाँ पे भी पीएचडी का एंट्रेंस क्वालिफाई किया, लेकिन इंटरव्यू में रह गया, यहाँ भी नहीं हुआ। उसके बाद में मेरा हुआ पीएचडी के दौरान, पीएचडी का, क्योंकि उस टाइम पे पीएचडी का थोड़ा सा ज़्यादा ही था कि पीएचडी ही करनी है, इसलिए थोड़ा पीएचडी का ज़्यादा रुझान था। तो पीएचडी के लिए फिर मैंने जो आईसर जो था, है ना, आईसर मोहाली चंडीगढ़, वहाँ पे दिया इंटरव्यू, वहाँ भी नहीं हुआ। मतलब पीएचडी के अंदर जो मेन इंस्टीट्यूट थी मैं जिनसे करना चाहता था, उनका उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर दूसरी चीज़ थी जेआरएफ था। जेआरएफ के साथ साथ में जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि फैमिली के अंदर इकोनॉमिकली प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी थी, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स,
ये ज़्यादा क्रिएट होने लगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब ज़्यादा क्रिएट होने लगी तो आवश्यकता लगी कि कुछ ना कुछ पैसे कहीं ना कहीं से कमाने पड़ेंगे, कि जब आपको भी पता है आप लोग बेरोज़गारी से जब गुजरते हो तो लोग किस प्रकार के आप लोगों को ताना देते हैं, वो हमने भी खाए हैं। सेम वहीं कि बैठे रहेंगे, क्या JRF, क्या नेट, क्या MSc, क्या होता है, ये बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे, इससे बढ़िया तो कहीं मजदूरी कर लो या कोई काम कर लो, कि इस कंपनी फैक्ट्री में लग जाओ, कहीं ये लग जाओ, वो कर लो। सब चीज़ें, सब प्रॉब्लम्स आई, पैसे की इतनी हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई जिसकी हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते। वो सभी चीज़ प्रॉब्लम हुई। उसके बाद में मैंने MSc जैसे उससे पहले, हाँ, उसके बाद में लगा कि बायोटेक के अंदर स्कोप नहीं है, तो मैंने क्या किया, MSc में वापस से एडमिशन लिया गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बॉटनी सब्जेक्ट से, और MSc क्या की, वापस बॉटनी से की है। MSc जब मैंने साथ साथ की, उसी के साथ साथ मैंने क्या किया, टीचिंग करवाई। उसके साथ साथ मैंने क्या किया, टीचिंग करवाई, BSc और MSc, ये मैंने टीचिंग करवाई। लगभग 3-4 साल है वो मैंने टीचिंग करवाई थी BSc और MSc लेवल की। उसके साथ साथ मैं कंटिन्यू अपना जो नॉलेज है वो मेंटेन रखा मैंने, लगातार नेट और JRF क्वालिफाई करता रहा। हर साल हर एग्ज़ाम मैंने दी है, नेट JRF लगातार क्वालिफाई करता रहा। उसके साथ साथ जब मैंने यहाँ पे मेरी MSc चल रही थी और मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो थोड़ा सा हुआ कि इकोनॉमिकली जो कंडीशंस है वो धीरे धीरे सही होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही कंडीशन सही हुई तो कुछ मैंने इम्प्रूव किया, है ना। घर के अंदर भी कुछ चीज़ें मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की, और की मैंने हालांकि, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही कुछ फेवरेबल कंडीशन आई तो ऐसी कंडीशन हुई कि जो मम्मी थी वो एक्सपायर हो गए, वो एक्सपायर्ड हो गए, और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी। सभी की कंडीशन ऐसी थी कि सभी जो है लगभग मैरिड हो चुके थे घर में, सिर्फ मैं ही बचा था, तो मम्मी एक्सपायर हो गई थी। फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी सभी चीज़ों की, घर में हर चीज़ों की। फिर मैंने एक वैकेंसी निकली, ठीक है, तो एक वैकेंसी निकली थी जो थी असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, ये पोस्ट निकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन थी वो क्या आवश्यकता थी कि आपको MSc बॉटनी भी ले रहे थे वहाँ पर। जब मुझे ये पता लगा कि इसमें बॉटनी भी एलिजिबल है तो कंडीशन एकदम अनफेवरेबल चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये पता लगा मुझे, इसका सिलेबस मैंने डाउनलोड किया, सिलेबस की मैंने तैयारी की। लगभग उसी टाइम पे मैं फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन में लग गया था, प्रिपरेशन कर रहा था फर्स्ट ग्रेड की, लेकिन शायद देखना नहीं लिखा था इसलिए। और फिर मैंने यहाँ पे इस जॉब को मैंने अचीव किया। सबसे पहले तो ये वाली जॉब है वो मैंने यहाँ पे प्राप्त कर ली, और पोस्टिंग हुई गंगानगर सूरतगढ़ के अंदर। वहाँ से चलता रहा दौर, लगभग 5 साल जो है वो मैंने SEO की पोस्ट पर काम किया। इस दौरान भी मैंने लगातार नेट JRF के फोकस रखा ताकि नॉलेज है वो मेंटेन रहे। इसके साथ में ICAR नेट, वो मैंने क्वालिफाई किए 2 बार, 3 बार हो गई। ICAR नेट है वो 3 बार हो चुका है। इसके साथ साथ में सेट है वो 2 बार क्वालिफाई कर लिया। ये सभी चीज़ें चलती रही। लेकिन जब मुझे पता लगा कि जब मैं इस पोस्ट पे था तो ये पोस्ट कहीं भी एजुकेशन से रिलेटेड कहीं भी वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि ऑफिशियल लाइन थी। सिर्फ सीड जो बीज वगैरह बनते हैं उनको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उनको वेरीफाई करना होता था कि सही है इनकी क्वालिटी या नहीं है। लेकिन मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी स्टडी की है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। पूरा नॉलेज है वो व्यर्थ जा रहा है। फिर मेरे को 2-3 साल निकलने के बाद में लगभग मुझे लगा, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाने का सोचा, ताकि
उसके ऊपर थोड़ा अपना नॉलेज है वो मेंटेन रख सकूं और बच्चों को थोड़ा अपना नॉलेज है वो भी दे सकूं। यूट्यूब चैनल धीरे धीरे मैंने वर्क किया, वो चलता रहा, हालांकि धीरे धीरे वो भी चलता रहा। इसके साथ में फिर मैंने बुक निकालने की कोशिश की, ये भी चलता रहा साथ साथ। इसके साथ साथ मेरी जो RPSC फर्स्ट ग्रेड इसकी प्रिपरेशन में मैं चाहता था कि मैं टीचिंग लाइन में कैसे भी निकल के जाऊं और इस वैकेंसी से निकल के जाऊं। यहाँ पर ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई थी कि 1% भी टाइम वहाँ पर नहीं मिलता था। एग्रीकल्चर में चाहे देखो, चाहे किसी भी ऑफिशियल लाइन में देखो, आपके जो भी इंचार्ज होते हैं या फिर आपके जो सीनियर्स होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि आपके छोटे वाले जो है वो सक्सेस हो। किसी भी कंडीशन में आपको ऐसी फेवरेबल कंडीशन क्रिएट नहीं करने देते हैं वो कि आप कैसे भी यहाँ से निकल जाओ। आपको हर वो अनफेवरेबल कंडीशन वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, आपको दबाने की कोशिश की जाती है, वो सभी चीज़ें आपके साथ में की जाती है। लेकिन फिर भी यदि किसी का आप चाहते हो कि भाई मुझे वो चीज़ करनी है तो भगवान उसका साथ देता है और वो चीज़ उसे ज़रूर मिलती है। RPSC फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी 2020 की तैयारी मैंने की। इसमें फर्स्ट लिस्ट के अंदर सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन, लेकिन फाइनल में नहीं हुआ। फिर वही अथास वाली कंडीशन कि शायद यही जॉब लिखी है, शायद यही अपने को करना है, ये ऐसी कंडीशन चलती रही। उसी के बाद में RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई, मैंने उसकी तैयारी की। उसमें भी हुआ कि जो रिटन एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई हो गया तो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर वापस रह गया। दोनों एग्ज़ाम में मेहनत की, दोनों एग्ज़ाम में रह गया। तीसरी बार वैकेंसी आई RPSC फर्स्ट ग्रेड, फिर इसकी प्रिपरेशन की मैंने। और फिर प्रिपरेशन करने के बाद जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहा था, एग्ज़ाम देने बस के अंदर बैठा और एग्ज़ाम के पहले दिन की बात थी, जयपुर सेंटर था। रात को फ़ोन आता है घर से वाइफ का कि आपके जो पापा हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। यहाँ पर एक और अनफेवरेबल, मतलब जो भी मंजिल आपको मिलती है, जो भी ऊंचाइयाँ आपको मिलती है, तो हर किसी के साथ तो नहीं होता है। लेकिन पहले एक मुझे जॉब मिली तो उस टाइम में मम्मी जो है वो एक्सपायर हो गए थे। दूसरी जॉब जैसे ही मिली तो यहाँ पे पापा एक्सपायर हो गए थे। फिर जा रहा था एग्ज़ाम देने, पहुँचना पड़ा घर पे रातों रात को। सुबह घर पे पहुँचा, घर पे पहुँचने के बाद में दाग संस्कार का पूरा काम किया। उसके बाद में वापस एग्ज़ाम देने गया उस रात को जयपुर को, दूसरे दिन एग्ज़ाम थी और फिर ये एग्ज़ाम मैंने दी। और इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हुआ, शायद अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद था। लेकिन बस वही है, जिसके लिए जो प्रिपरेशन की थी कि शायद किसी को खुश अपन कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मेरा जो कंडीशन है, मुझे रहा है अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। लेकिन वही है, शायद उनको लिखा ही नहीं उनकी किस्मत में, या उनको अपन सुख नहीं दे पाए, या अपनी कमियां रही होगी कि जो उनको रहते हुए अपन सब कुछ नहीं दे पाए। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगी लेकिन पापा जी नहीं रहे। उसके बाद में अभी देखें तो वापस से RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली और इसकी भी मैंने क्या की है, तैयारी की है यहाँ पे। और तैयारी के साथ साथ में मैंने यहाँ पे स्कूल के अंदर जो मैंने ज्वाइन कर रखा है, डूंगरपुर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सकानी स्कूल, उसके अंदर मैंने तैयारी की है। अभी रिजल्ट हालांकि इसका आया नहीं है। तो यहाँ तक का इस प्रकार से बहुत कुछ, मतलब लाइफ में कुछ चीज़ें पाने के लिए बहुत सी चीज़ें अपने को खोनी पड़ती है और सेक्रीफाइस करना भी पड़ता है। आज वही चीज़ें हैं कि आज जॉब भी है, ठीक है, खर्चा चल रहा है, इकोनॉमिकली भी ठीक है, टाइम पास हो रहा है। लेकिन वही है कि जब वो चीज़ मिलती है तो इतनी क्या हो चुकी है, लेट हो चुकी है। अब लेट होने के बाद में आपको अगर कोई भी चीज़ मिलती है तो उसका मज़ा नहीं आता है। आज कुछ भी मुझे सिलेक्शन होता है या कुछ भी होता है तो उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? कि माइंड में वही आती है
कि भाई जिन सब के लिए अपन ने करना चाहता था वो तो देखने वाले ही नहीं है आज, तो किसको दिखाएं। तो ये कंडीशन है, चलता रहा और अभी चल रहा आपके सामने। फिर भी आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए मैं चाहता हूँ कि भी आपके साथ में ऐसी कोई कंडीशन ना हो, इसलिए तैयारी टाइम टू टाइम अपनी करते रहें और सिलेक्शन ले, अपने माँ बाप को सुख दे, ताकि वो जिस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, जिन्होंने आपके लिए सब कुछ अपना त्याग सब कुछ किया है, उनको आप अच्छी से सब कुछ दे सकें। यहाँ पे अपन देखते हैं क्वालिफिकेशन की, तो मैंने आपको बता दिया है एमएससी जो बायोटेक और बॉटनी के अंदर थी। उसके बाद नेट जेआरएफ जो है वो लगभग 10 तो नेट होगी और 5 के आसपास जेआरएफ है, 3 आईसीआर नेट है और 2 सेट है। और इसके अलावा देखोगे 2 टाइम गेट है और 2 जॉब, एक कर चुका, एक में हूँ फिलहाल। ठीक है, ये सभी कंडीशंस, ये क्वालिफिकेशन से, तो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ तक पहुँचा है। अभी तक जो है मैंने 3 जो है बुक जो है वो निकाली है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जिन बुकों को। एक जो है वो आरपीएस इसके पहले सेट की एग्ज़ाम निकली थी, उसकी प्रीवियस बुक निकाली थी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रीवियस बुक निकाली थी। अभी आपको हैंड राइटिंग जो है वो बुक दी है मैंने, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, यूनिट 3 की। और अभी ये बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप लोगों को पता भी है सबको। अभी जो एक नई बुक जो है इसी को, कि जो 3rd यूनिट का मैटर है उसको अपडेट करते हुए, उसके साथ में कुछ कंटेंट 2nd यूनिट के ऐड करते हुए एक नया जो हैंड राइटिंग बुक है, हैंड राइटिंग जो बुक है वो अभी न्यू चल रहा है वर्क। तो आपको 10 से 15 दिन के अंदर उसमें मिल जाएगा। जो भी कंटेंट होगा मैं एक नए वीडियो के साथ में बताऊंगा। तो ये सभी चीज़ें हैं, देखो लाइफ में उतार चढ़ाव सब आते हैं, लेकिन संघर्ष, जब भी आपको सफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन सफलता के साथ में बहुत कुछ आपको खोना पड़ सकता है। हर किसी कैंडिडेट के साथ में ऐसा नहीं होता है। बहुत से ऐसे फ्रेंड्स सर्किल हैं जिनको भगवान ने सब कुछ दिया है, सक्सेस भी दी है, सक्सेस के साथ साथ में अपने घर वालों को भी दिया है। लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती है कि सक्सेस के साथ में उनको सब कुछ पेरेंट वगैरह भी मिल सके। ठीक है, तो उम्मीद रहती है यही कि आप लोग भी तैयारी अच्छे से अपनी कोशिश करें और अपने पेरेंट को अब जितना हो सकता उतना सुख दीजिए, ताकि उनको लगे कि हमारे बेटे या बेटी जो है वो इस लायक हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं मैंने जो आपके साथ में शेयर की है। इस पूरी जो भी मेरा एजुकेशन का सफ़र रहा है, दोनों नौकरी की जो मैंने तैयारी की है, उस टाइप में मेरा फ्रेंड सर्किल का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। ठीक है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, मेरा फ्रेंड पर्टिकुलर जो है उन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर चीज़ में। इकोनॉमिकली मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जब ऐसी कंडीशन थी तभी उन्होंने सपोर्ट किया था। नोट्स की कोई भी चीज़ की आवश्यकता थी, नोट्स भेजे। कोई भी एलन मॉड्यूल्स की आवश्यकता है तो एलन मॉड्यूल्स भेजे। हैंड राइटिंग नोट्स की आवश्यकता है, हैंड राइटिंग नोट्स भेजे। मतलब हर चीज़ मुझे उन्होंने दी थी और रियल में उनका मैं हमेशा धन्यवाद कहता भी हूँ और हमेशा उसका तो आभारी रहूँगा कि जिसने यहाँ तक मुझे कहा था कि अगर आप उसकी जो असिस्टेंट सीट सर्टिफिकेशन की वैकेंसी जो पोस्ट हो, अगर आपको संतुष्ट नहीं हो और आप इसको छोड़ना चाहते हो और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो भी मैं जॉब करके और आपको जो है 5 से 7 हज़ार रुपये पर मंथ की भेज सकता हूँ, ताकि मैं आपको आप अपने सपने पूरे कर सको। यहाँ तक किसी का कोई होना मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको सपोर्ट करता हो। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको करनी होगी, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ हो, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे बारे में जो भी आप पूछना चाह रहे थे, मैंने आज पूरा वीडियो है जो आपके लिए डेडिकेट किया है। इसमें सभी क्वालिफिकेशंस वगैरह और लाइफ वगैरह यहाँ तक मैंने पहुँचने का सफ़र है वो सब मैंने आपके साथ में शेयर किया है। थैंक यू गाइज़।